हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज फ्यू मिनट सीरीज में हम देखेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा इशू होता है पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का इशू। इस इशू को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक कदम उठाया था, तो हम थोड़ा सा इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग्स ले कहां से रही हैं, इसके बारे में जो हमारे पास डेटा होना चाहिए एज अ स्टूडेंट क्या है, क्या तथ्य हमारे पास होने चाहिए, क्या इश्यूज देखे जा रहे हैं इलेक्शंस की फंडिंग के अंदर और इसके सुधार के लिए क्या सजेशंस हम आगे जाते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूज से। न्यूज कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज से 10 दिन पहले की खबर है, बट इसको हम एक अपॉर्चुनिटी लेंगे समझने के लिए कि पॉलिटिकल फंडिंग में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया। उस वेब पोर्टल पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइल कर सकती हैं। अब जाहिर सी बात है, हमें समझना होगा कि वेब पोर्टल जो ये आया है, ये एक रिफॉर्म की तरह आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन ये पॉलिटिकल फंडिंग होती कैसे है। इस इनिशिएटिव से कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों को इंप्रूव करने की बात कही गई है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि आपको अपने जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है एज पॉलिटिकल पार्टीज, उसे टाइमली सबमिट करना चाहिए ताकि हम लोग उसे स्क्रूटनाइज कर सके। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको याद करा देता हूं 17 जुलाई 2023 को शाम 4 बजे कुबेर सर के साथ आपका सेशन रहेगा, जहां यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होगा कि आपको लाइव एसे राइटिंग के स्किल्स सिखाए जाएंगे। साथ ही साथ आप एक एसे का सिनॉप्सिस भी लिख सकते हैं उसी वक्त, और साथ ही साथ आपको बता भी दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर एसे को कैसे अप्रोच करना था। तो इस सेशन को जरूर आप आके YouTube पे, हमारे YouTube चैनल पे लाइव देख सकते हैं। तो ये आपके लिए रिमाइंडर था। इसके अलावा अगर आप अपने यूपीएससी 2024 की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो बैच 5 हमारा स्टार्ट हो चुका है जनरल स्टडीज का, जिसके अंदर आप 15,000 में से स्टार्ट कर सकते हैं। 15,000 से हमारे यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप कोड यूज करेंगे बैच 5 तो उस पर और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो एंटायर होलिस्टिक प्रिपरेशन यदि आपको करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज तक, तो आप इस कोर्स के अंदर बेझिझक आ सकते हैं। खैर, अब आते हैं पॉइंट पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यहां से हमें पता लगता है कि आपको एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें फर्स्टली आप एक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट सबमिट करते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट रिपोर्ट सबमिट करते हो और इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सबमिट करते हो। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो कैंडिडेट का देखा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का एनुअल अकाउंट भी देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपको शायद ये पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितनी भी इनकम पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू कंट्रीब्यूशंस या डोनेशंस अर्न करती है, उसके ऊपर उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। बट ये तभी एप्लीकेबल है, तभी लागू होता है जब ये अपना रिकॉर्ड टाइमली प्रोसेस के थ्रू सबमिट करते हैं। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ही पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगर पार्टीज ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं करती हैं, इस फैसिलिटी को ऑप्ट नहीं करती हैं, तो उन्हें एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली मेकिंग इट इजियर। तो ये क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पब्लिश होगा। नाउ दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग पोलिंग, फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने पिछले साल से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी 3C स्ट्रैटेजी के तहत हमने यह कदम उठाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मेंस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। 3C स्ट्रैटेजी ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें सबसे पहला है क्लीन अप, दूसरा है क्रैक डाउन और तीसरा है कंप्लायंस। 3Cs, क्लीन अप, क्रैकडाउन, कंप्लायंस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको कीवर्ड्स दिए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग का सोर्स क्लीन होना चाहिए, जो सोर्सेस क्लीन नहीं है उन पे क्रैकडाउन होना चाहिए, और इसके लिए आपको उनसे कुछ कंप्लायंस करवानी पड़ेगी रूल्स रेगुलेशंस की। इसी सिलसिले में मई 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 284 RUPPs को
डीलिस्ट कर दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय आरयूपीपी? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन लड़ने का सबसे पहला कदम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास खुद को रजिस्टर करवाना। अगर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कदम होता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन मांग सकते हैं, रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी और रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी। प्रेजेंटली इंडिया में जो है 7 नेशनल पार्टीज हैं। थोड़ा सा फेरबदल हुआ है बिकॉज लास्ट टाइम जो तृणमूल कांग्रेस थी या उससे पहले जो एनसीपी थी वो नेशनल पार्टी हुआ करती थी, बट नाउ दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड आम आदमी पार्टी हैज मेड इट टू द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को रिकॉग्निशन मिलता है आफ्टर दे फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ वोट्स। तो वोटिंग के बेसिस पे, नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे उन्हें मिलता है क्राइटेरिया ऑफ या रिकॉग्निशन। जब रिकॉग्निशन मिलता है तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रहे हैं। नाउ इसी सिलसिले में यह चीज भी की गई थी, क्लीनिंग, crackdown, compliance, because many of the political parties were just created so that funds could be diverted to these political parties. तो ये टैक्स इवेजन के लिए हो सकता था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की जो ये इनकम होगी वो इनकम टैक्स फ्री होती है। तो इस तरीके से कई बार टैक्स इवेजन के लिए नकली पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखते हो तो उसमें भी आप यही पाओगे कि there is certain exemption or deduction benefits to the donors as well। यदि आप पॉलिटिकल डोनेशन करते हो या रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम है उस पे भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है, बट दैट एग्जेम्पशन इज ओनली इफ यू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, इफ यू प्रॉपरली गिव द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट। नाउ व्हाट इज द लीगल प्रोविजन? पॉलिटिकल फंडिंग को लेके भारत में लीगल प्रोविजन क्या है? सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है, और वो क्या कहता है? 1951 का ये एक्ट है। वो कहता है कि हर पार्टी को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने की इजाजत है सिर्फ 2 सोर्सेस को छोड़ के। एक गवर्नमेंट कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी से वो पॉलिटिकल फंडिंग नहीं ले सकता, और दूसरा फॉरेन कंट्रीब्यूटर। ये फॉरेन कंट्रीब्यूटर वाला क्लॉज जो है ना, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के अंडर लिखा है। तो बाहर से भी आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकते। इसके अलावा इसी एक्ट का सेक्शन 29C कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 रुपए से ज्यादा अगर एक सिंगल सोर्स से डोनेशंस आती हैं, इफ मोर देन 20,000 रुपीज दे आर गेटिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, दे हैव टू डिक्लेयर द डोनेशन। तब उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है, और ये सबमिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अनिवार्य है, कंपलसरी है। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रिबेट है वो नहीं मिलती है। दोस्तों, ये भी याद करा दूं, हर संडे अब से हमारे YouTube चैनल पे CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जिसे विकास दहिया सर जी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल पे आके उसे देख सकते हो। CSAT बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब आपको इसकी कवरेज के लिए YouTube पे ये इनिशिएटिव मिलने वाला है। खैर, भारत में बहुत प्रॉब्लम आती है इलेक्टोरल फंडिंग को लेके। कॉर्पोरेट बॉडीज जब इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती हैं तो वो कंपनीज एक्ट 2013 का इस्तेमाल करती हैं। इसी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 182 में ये लिखा है कि अगर आपने पॉलिटिकल फंडिंग देनी है तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट योर कंपनी शुड बी एटलीस्ट 3 years ओल्ड, कम से कम 3 वर्ष पुरानी आपकी कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, पहले ये क्राइटेरिया था जो अब शायद हटा दिया गया है, जो कि मैं आगे इसकी बात करूंगा, कि कंपनीज पहले अपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में से 7.5% ऑफ द प्रॉफिट ही डोनेट कर सकती थी। सो इफ द कंपनी हैड अर्नड 100 rupees, 100 rupees and 100 rupees profit, which comes out to be an average of 100 rupees, अगर आप ऐसा करते तो 100 रुपए का प्रॉफिट आपको होता, इसका 7.5 रुपए 7.5 rupees ही आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते थे। ऐसी कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशंस को कंपनी की प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो भी करना पड़ता था। यू हैड टू शो दैट, और तब उस पे आपको भी इनकम टैक्स में रिबेट मिलती, यानी एज अ कंपनी भी आपको ये जो है आपकी टैक्सेबल इनकम से डिड्यूस हो जाता, और जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको भी बेनिफिट होता। बट फाइनेंस एक्ट 2017 से ये 7.5% की कैप हटा दी गई है। सो प्रेजेंटली देयर इज नो कैप
on how much the corporate enterprise can donate to the political party, and this has been a matter of concern. ये concern का मैटर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो ऑब्लिगेशन हुआ करता था कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबमिट करना होता था, अब वो भी नहीं करना है, वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल फंडिंग। इसके अलावा अगर मैं ऊपर ऐसे ही बात करता रहूं तो आप मेरी बात से कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन कुछ इशू है पॉलिटिकल फंडिंग में, इसके लिए डेटा भी आपके पास होना चाहिए। सो डेटा की बात करता हूं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एक संस्था है जो अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिटिक्स, इन सब चीजों को आरटीआई फाइल कर करके बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने डेटा प्रस्तुत करती है। एडीआर की 2 रिपोर्ट्स आई थी, 2022 में भी और 2023 में भी। उन दोनों रिपोर्ट्स का कुछ समरी डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2004 से लेके 2021 तक, फ्रॉम 2004 टू 2021, द नेशनल पार्टीज, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रिकॉग्नाइज हैं एज नेशनल पार्टीज, इनको 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेस, बिकॉज दे वर नॉट अबव 20,000 रुपीज। वो 20,000 रुपए के नहीं, वो छोटी छोटी अमाउंट की डोनेशंस में मिले थे। फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करते हैं तो उस वक्त 8 नेशनल पार्टीज हुआ करती थी। उन 8 नेशनल पार्टीज को सिर्फ एक साल में 426 करोड़ अननोन सोर्सेज से आए। तो आप ये देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक चीज का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। In 1 year you are getting 426 crores. Earlier in 15 years you had got 15,000 crores, और उसमें से आपको एक ही साल में 450 करोड़ जो है मिल रहा है, एंड दैट इज अ बिग अमाउंट। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद से दिस अननोन सोर्सेज वाला अमाउंट हैज इंक्रीज्ड, एंड आई विल टेल यू व्हाई और हाउ। Unknown sources accounted for 76% of declared income of 27 regional parties. ये रीजनल पार्टीज का डेटा है। 76 रीजनल पार्टीज हैं भारत में, जो जनरली स्टेट पार्टीज का खिताब जिनको मिला होता है। उन पार्टीज को 2021 से लेके 22 के बीच में जितनी भी इनकम आई, उसमें से 76% इज अनडिक्लेयर्ड इनकम, एंड 93% ऑफ दिस इज फ्रॉम एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर डोनर्स के नाम पब्लिकली रिवील नहीं होते हैं, द नंबर एंड अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशंस हैज इंक्रीज्ड, एंड दैट लीड्स टू इवन मोर सस्पिशन। बहुत सारे सस्पिशन जुड़े हैं एनोनिमस फंडिंग से। दी सस्पिशंस कैन पॉइंट यू टुवर्ड्स क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस हाउस प्रमोट कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है उस चीज को। दिस कैन पॉइंट टुवर्ड्स फेवरेटिज्म, दिस कैन पॉइंट टुवर्ड्स द डोमिनेंस ऑफ अ रूलिंग पार्टी, कहीं पे भी, स्टेट में, सेंटर में, क्योंकि स्टेट में भी तो आप देख रहे हो ना कि स्टेट पार्टीज आर ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ डोनेशन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेंटर। 31% of the income of national parties has come from unknown sources, which is a huge amount. और ये 2020-21 का डेटा है, उसके बाद का डेटा भी आएगा अभी, ठीक है। सो how you can understand this? You have to understand that unknown income is the one which is below 20,000 per contribution. 20,000 रुपए की डोनेशंस के कम अमाउंट में जो कंट्रीब्यूशन आपके पास आई है, वो विदाउट सोर्स आप बता सकते हो। इसके अलावा आपकी जो कैप थी वो हटा दी गई है, 7.5% की जो कैप थी प्रॉफिट के टू स्पेंड और टू द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वो हटा दी गई है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो फंडिंग आती है मैक्सिमम अब हो गई है, और उसके अंदर आपको ओपेसिटी नजर आती है, क्योंकि उसमें जो डोनर होते हैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटेड, ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म का रिस्क है, लैक ऑफ ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्क है, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट भी तो होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। क्रोनी कैपिटलिज्म जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, ठीक है। एंड नॉन लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ मनी, चाहे बैंकिंग चैनल में है, बट नॉन लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ मनी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्टेज पे है जिसमें बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी ब्लैक मनी एंटर कर चुका है, उसके बाद यह डाइवर्ट किया जा सकता है। And another issue of the fake political parties or shell companies and shell political parties is also there, कि just on paper है, जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को डी लिस्ट कर दिया,
अपनी लिस्ट से। तो यही चीज आपने समझनी है कि ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, करप्शन को जन्म देता है, और इवन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का इसके साथ लिंक है, क्योंकि क्रिमिनल सोर्सेज से आई गई इनकम पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है। इलेक्टोरल फंडिंग को लेके बहुत सारी रिकमेंडेशंस बहुत सारी कमिटीज ने पहले दी है। वोहरा कमेटी, इंजेती श्रीनिवास कमेटी, ऐसी बहुत सारी कमिटीज आई हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इवन जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं समय समय पर, जिसमें से कुछ रिकमेंडेशंस आपके सामने हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज अ टॉपिक कंप्लीटली पढ़ाऊं आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइए। कुछ ही दिनों में आपके पॉलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं जो स्टूडेंट्स को जनरली मुश्किल लगते हैं। उसमें यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तो होने ही वाला है। अगर आप चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी पढ़ाऊं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी आती है पॉलिटी के अंदर, वो भी मुझे बताएं। आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्टोरल फंडिंग में रिकमेंडेशन क्या हो सकती है? सबसे पहले तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। एडीआर या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, उनका भी यही मानना है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डोनर्स लिस्ट के साथ साथ अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डोनेशन शुड बी फिक्स्ड। लॉ कमीशन का यह कहना था कि एनोनिमस डोनेशन मैक्सिमम एक पार्टी की लिमिटेड होनी चाहिए, तो 20 करोड़ से ज्यादा या टोटल फंडिंग के 20% से ज्यादा उसे एनोनिमस फंडिंग नहीं अलाउड होनी चाहिए। चौथा, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द कैंडिडेट्स इलेक्शन एक्सपेंस डॉक्यूमेंट शुड आल्सो बी देयर। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के अलावा कैंडिडेट्स की पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल इन द सेंस इलेक्शन के ऊपर किए गए एक्सपेंस के ऊपर भी लिमिट होती है, जिसके लिए उसे इलेक्शन के बाद अपना एक सबमिट करना पड़ता है अकाउंट, जिसमें वो बताता है कि मेरा इस इलेक्शन में इतना खर्चा हुआ। एंड इफ द कैंडिडेट हैज ओवरशूट दैट अमाउंट, और इफ द कैंडिडेट स्पेंड्स मोर देन द लिमिटेड अमाउंट दैट इज एलोकेटेड, तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। यह तक कहा गया कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है एक्सपेंसेस को शोकेस करने में, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम पीरियड भी बढ़ा दीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर कोई कैंडिडेट अपना इलेक्शन एक्सपेंस नहीं दे पाता है तो उसको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। कई रिकमेंडेशंस ऐसी भी आई हैं जो कहती हैं कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में बातचीत यहीं समाप्त होती है। एक ऑनलाइन या वेब पोर्टल बनाया गया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। 3 C's आप जरूर याद रखिएगा। 3 C's जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कदम में पढ़े, क्लीन अप, क्रैकडाउन एंड कंप्लायंस। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ जुड़ते रहिए, और जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक प्लेलिस्ट उसके लिए आपके लिए ही बनाई जाए।